ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दो तरह के वेपर प्रेशर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन की। तो पहले केस 1 के हमने अंदर वो सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए वहाँ पे हमने एक इक्वेशन डेराइव करी थी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और फर्दर उससे दो इक्वेशन हमने डेराइव करी थी, एक एल की लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की और एक रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर की। अब जो हमने इक्वेशन डेराइव करी थी उसके अंदर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों टर्म आ रहे थे, तो उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ होता है जो तुम्हें एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। और इन ग्राफ की खास बात क्या होती है, ये पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ होता है। तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है जो दिख रहा होगा ये। तो इस तरह के ग्राफ आप देखोगे एनसीईआरटी में खूब मिल जाएंगे, जो दो पैरेलल ऐसे लाइंस होती है और उसके बीच में कोई ग्राफ बने हुए होते हैं। तो पहले इसको समझ ले कैसे ये ड्रॉ हुआ है, किसके बीच में हुआ है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, ये लिखा मैंने एक्स और ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक्स है और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन कर रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन की तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 जब वो प्रेजेंट ही ना हो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 जब सिर्फ अकेला वो सब्सटेंस प्रेजेंट हो। तो इसलिए 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये दो इस तरीके से पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। अब हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें ए और बी दो कंपोनेंट है। तो अगर मैंने लिखा ए, तो ए के लिए अगर मैंने इधर ये मान लिया 0 होगा, तो 0 से ये बढ़ता बढ़ता यहाँ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1 तक। तो उस केस में अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में इसको कंसिडर करता, तो जब ए 0 होगा तो बी को अपना आप क्या होना पड़ेगा, 1। अगर यहाँ पे ये ए 0.1 होगा तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये वैल्यू अगर 0.1 होगी ए के लिए, तो यही वैल्यू बी के लिए क्या बन जाएगी, 0.9, क्योंकि दोनों का समेशन हमेशा क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होना चाहिए, 1। दो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे मैंने, एक तो ये एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, उससे हमें पता लग रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके की इक्वेशन में जो एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है मोल फ्रैक्शन लिखा जाता है, बाइनरी कंपोनेंट में हम दो ही लिखते हैं, तो दोनों का समेशन 1 होगा। तो अगर एक 0.4 होगा तो अपने आप उसी टाइम में बी क्या बन जाएगा, उसके लिए 0.6, क्योंकि 1 आना चाहिए हमेशा सम। तो अगर इस साइड में ए को बढ़ा रहा हूँ तो इस साइड में बी बढ़ेगा, यानी या इधर ए बढ़ा रहा हूँ तो इसी साइड में बी क्या होगा, कम होगा, यानी। ठीक है, तो ये तो हुआ एक्स एक्सिस की बात। तो इसी के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर प्रेशर, किसका, पी ए मतलब सॉल्यूशन का। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ कर दी, ये कैसा, ये हम देख लेते हैं। तो हमें पता है इक्वेशन है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो अब यहाँ पे मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, यानी पहली कंडीशन मैंने ये डाल दी कि इफ एक्स ए इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में अगर एक एक्स ए की वैल्यू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0 रख दी। तो जब इधर 0 रखूंगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक्स ए 0 रखने का मतलब है कि वह अब इस सॉल्यूशन में ए जो हमारा सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि पहले बता चुका हूँ, एक्स ए इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि वो कंपोनेंट एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, और एक्स ए इक्वल्स टू 1 सिर्फ वही सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो एक्स ए इक्वल्स टू 0 मतलब वो सब्सटेंस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, तो पी ए की वैल्यू अपना आप क्या हो जाएगी, 0। तो अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन जो ऊपर मैंने एक्स ए इसके लिए लिखा है, तो एक्स ए की वैल्यू 0 कहाँ बताएगा, ये। तो पी ए जो वेपर प्रेशर उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये। तो ये मुझे पहला क्या बन जाएगा, मेरे लिए एक कोऑर्डिनेट मिल गया है। ठीक है, दैट इज ए इज एब्सेंट इन सॉल्यूशन, वो जो मैंने अभी बताया। सेकेंड कंडीशन मैंने क्या डाला, सिंपल सा, अब की बार एक्स ए की वैल्यू मैंने ले ली 1। एक्स ए की वैल्यू जब यहाँ पे 1 लिखूंगा तो अपना पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। और ये हमें बता रहा है कि अब उस सॉल्यूशन में सिर्फ ए है, तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ ए का दिखाएगा, और वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर फॉर्म में मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस या सॉल्वेंट, दैट इज ओनली ए इज प्रेजेंट। तो एक्स ए की वैल्यू जब 1 होगी तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ मैक्सिमम क्या आएगी, 1। ये यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1। उस केस में जो पी ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए की तो कुछ तो वैल्यू होगी, तो यहाँ मैंने ये बना दी पी नॉट ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, और ये हमारा ग्राफ बन गया वेपर प्रेशर और किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, और इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, कैसे हम समझ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस पे, और ये मोल फ्रैक्शन को। अब आ जाते हैं कुछ डेफिनेशंस या बेसिक टर्म्स है जिसे हमें समझना ज़रूरी है, ताकि हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी उसकी वजह से। ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या बोलेंगे, अगर किसी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपली क्या बोलेंगे उसको, बॉइलिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी लिक्विड मैंने ले रखा है, ठीक है, अब इसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स किस में जाएंगे, वेपर फॉर्म में जाएंगे, और ये कंटेनर कैसा कर रखा है मैंने, ओपन कर रखा है। तो इस लिक्विड के जो वेपर्स बने, उन वेपर्स का कुछ ना कुछ प्रेशर इस पे डल रहा होगा, तो इस वेपर का प्रेशर और बाहर जो हमारे एटमॉस्फेयर में, या बाहर जो भी एक्सटर्नल, एटमॉस्फेयर नहीं बोल सकते हम, जो भी एक्सटर्नल, अब बाहर कैसा भी हम चाह सकते हैं लैब में प्रेशर को, उस एनवायरनमेंट में जिसमें एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं उस लैब का एनवायरनमेंट हम कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, कितना भी प्रेशर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग है। ठीक है। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सेम चीज है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग तो सिंपल है कि दोनों का बराबर होना, वेपर प्रेशर का और एक्सटर्नल प्रेशर का, और जिस टेम्परेचर पे ये बराबर हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, जनरली हम वाटर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसका वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो हमारे बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। और बाहर का जनरली जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है हमारे एनवायरनमेंट का, वो 1 atm होता है नहीं। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए तो उस बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और एक्सटर्नल प्रेशर अगर 2 atm है, 0.5 atm है, या 5 atm है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तब वो टेम्परेचर जो है वो भी क्या करेगा, वेरी कर जाएगा। यानी जो 100 डिग्री होता है वो कब होता है, जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह हम और कोई प्रेशर चेंज कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज हमने वही मैंने लिखी है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm और 760 mmHg, देन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर वही एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ये 1 atm क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर बराबर हो जाए तब हम उसको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है और कोई भी दूसरा प्रेशर कम या ज़्यादा है उससे, तब हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। उस केस में वो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें, तीनों डेफिनेशन समझ में आई होगी, और ये आगे न्यूमेरिकल्स करने में हमें इससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी यानी। ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लें और जल्दी से कॉपी कर लें। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बहुत ज़्यादा यानी न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही, ये जो हम एक रिलेशन डिराइव करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा प्रॉब्लम को ईजिली और जल्दी सॉल्व करने में। ठीक है, ये कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना देता है।
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने लेक्चर को ख़त्म करा था वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमने एक टर्म पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको फर्दर मैंने क्या करा, सिर्फ क्या करा, एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने एक्सपांड करके लिख दिया। और मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो एक्स बी की जगह लिखा मैंने एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये रिलेशन पूरा आया इस रिलेशन का क्या कर दे रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ। रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर दे रहा हूँ। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, कहाँ, दोनों साइड में। जब ऐसा करेंगे तो रिलेशन हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर है जो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आरएचएस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, दोनों साइड में, इस इक्वेशन के दोनों साइड में मैथमेटिक्स कहती है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें हम कुछ एलएचएस आरएचएस में सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करो या सेम चीज़ ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, -1 कर दे रहा हूँ मैंने। तो यहाँ पे इसमें से भी -1 कर दिया और इसमें से भी मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करने पे जो फाइनल, अगर मैं इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो फाइनली मुझे मिलेगा पी नॉट ए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव आ जाएगा जो कि लिखा माइनस पी नॉट ए, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़। सेम आरएचएस में भी ऐसा होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा, माइनस एन बी, तो एन ए प्लस एन बी पहले से था, ये माइनस एन बी डिवाइड बाई एन बी और एन बी से एन बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर रिमेनिंग टर्म मेरे पास ये बचेगा। जो ये टर्म बचा है इसका फिर से मैं क्या कर दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। जब मैंने रेसिप्रोकल लिया इसका तो ये मुझे मिलेगा फाइनल टर्म इस फॉर्म में, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ये जो फॉर्म हमें मिला है फाइनल, ठीक है, एक इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर 1 और इसको नाम देता हूँ मैं 2। ठीक है, दोनों को एक बार ध्यान से देख लें, दोनों बहुत ही अलग टर्म है, यानी या इसको भी इससे ना कंपेयर कर सको कि ये पे मोल फ्रैक्शन है लेकिन मोल्स, ठीक है, इससे कंपेयर कर लो, इससे इसको 1 ना देके मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ। अब कंपेयर करो तो यहाँ पे एलएचएस में देखोगे तो पी नॉट ए माइनस पी है, जबकि यहाँ पर पी नॉट माइनस पी ए तो है लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पी नॉट ए आ रहा है, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, पी ए आ रहा है। तो एलएचएस में ये जो टर्म है, ठीक है, एलएचएस में टर्म, इस टर्म को स्पेसिफिक, इसी टर्म को पी नॉट माइनस पी ए का डिफरेंस, वेपर प्रेशर का डिफरेंस डिवाइड बाय पी नॉट ए, इस टर्म को हम आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन ये टर्म में डिनोमिनेटर में पी आ रहा, पी नॉट ए नहीं आ रहा, तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते पच्चे, तो ध्यान रखना आरएलवीपी अगर पूछे तो तुम्हें इसकी वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, ये आरएलवीपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप पी आ रहा है, पहली बात। तो दूसरा आरएचएस में देखोगे तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी आ रहा है और यहाँ पे सिंपली एन बी अपॉन एन ए आ रहा है। तो ये जो रिलेशन हमने डेराइव करा है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं या तुम इसको कभी, ठीक है, कहीं पूछेगा नहीं एग्जाम में। हाँ, आरएलवीपी का डेरिवेशन जो आ सकता है एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, वो बात अलग है, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं आता, ना पूछा आता। ये हमने अपनी तरफ से डेराइव करा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि ये स्पेसिफिक, ये जो फॉर्म है इसको हम यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, दिस फॉर्मूला स्पेसिफिकली यूज टू कैलकुलेट वेट और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको वेट या मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है तब ये फॉर्म यूज़ करिएगा। क्यों? क्योंकि जब वेट या मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता है जो n है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, जो n है नंबर ऑफ मोल्स है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होती है। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट के केस के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे एन बी लिखा मैंने, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो अगर तुमसे ये पूछा गया है तो
ये यहाँ पे अगर तुमने फॉर एग्जांपल मान लो कि वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया, तो वेट ऑफ सॉल्यूट एक ही अननोन होगा यहाँ पे, मतलब इसी इक्वेशन को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी और डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। अगर मुझसे ये पूछा गया है तो ये नोन होगा, ये नोन होगा, ये नोन होगा, ये सबकी वैल्यू मुझे गिवन होगी, सिर्फ एक अननोन होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे इस वाले फॉर्म से। लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर तुमने इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करी है तो यहाँ पर देखना डब्ल्यू बी इधर भी बनेगा और डब्ल्यू बी मतलब डब्ल्यू बी मान लो या एक्स मान लो, 2 बार एक्स आएगा, उस एक्स को एलिमिनेट करना या उस एक्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सिंपल रहे, ईजी रहे, इसकी वजह से हमने ये फॉर्म ठीक है यहाँ पे डेराइव करा है। तो ध्यान रखना ये टर्म पहली बात तो RLVP नहीं है, और ये फॉर्म स्पेसिफिकली सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, और कहाँ, जहाँ हमें वेट या मॉलिकुलर वेट चाहिए हो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्ट याद रखें। डेरिवेशन थोड़ा सा सिंपल था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें याद रखना है नहीं। ठीक है, इसको नोट कर ले, कॉपी कर ले जल्दी से, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाय 20%। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले, और पहले तो ये तो समझे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और जिन लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करें एज यूजुअल और ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो कई लोग ट्राई कर चुके होंगे। ठीक है, अगर किसने कर लिया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो अभी मैं लास्ट पॉइंट जो बता रहा था उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल, उसी के एक एप्लीकेशन है जो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लें क्या कह रहा है। इसने बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास 180 ग्राम वाटर दे रखा है, 180 ग्राम वाटर के अंदर हम कितना ग्लूकोज ऐड करें। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, H2O है, और कितना 180 ग्राम दे रखा है, इसके अंदर हमें ग्लूकोज ऐड करना है। तो ये ग्लूकोज का वेट कितना ऐड करें, ताकि अब पहले जब ये ऐड नहीं था तो ये क्या है, हमारे पास प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो वो वेपर प्रेशर मैंने मान लिया यहाँ पे क्या P0A है। अब जैसे ही इसमें ग्लूकोज ऐड करेंगे, और हमने अभी देखा है कि ग्लूकोज क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये केस 1 वाला हो गया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला बनेगा। तो ग्लूकोज को जैसे इसमें ऐड करेंगे तो अब जो ये फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा, ये फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा यानी। ठीक है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात इसने ये कह दी है कि जैसे ही इसमें ग्लूकोज को ऐड करोगे इस पानी के अंदर, तो जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर 20% से कम हो जा रहा है, यानी 20% उसका वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। अगर मैंने इसका वेपर प्रेशर 100 ATM टॉर कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई भी ले लो यूनिट, फ़र्क नहीं पड़ता, 100 ATM मान लिया मैंने, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 ATM। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब हमने ग्लूकोज को जैसे ही सॉल्वेंट में या वाटर के अंदर ऐड करा तो वाटर का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया यानी 20% से। ठीक है, आई होप अब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको देख के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है कि वो जो ग्लूकोज हमने ऐड करा वो कितना अमाउंट में ऐड करेंगे, तो वापस से वही पूछ लिया इसने, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया। तो मैंने बताया जब भी वेट पूछे
मॉलिकुलर वेट पूछे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो जो स्पेशल फार्मूला अभी हमने डेराइव करा था उसी को क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लें जो सॉल्यूट है वो हमारा क्या है, ग्लूकोज है। अब तो सबको इतना समझ में आने लगा होगा, चैप्टर काफ़ी हो चुका है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड कर रहे, तो सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है वो है, और ग्लूकोज क्या हमारा सॉलिड है ग्लूकोज। और कैसा है ये, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, ये तुम्हें अंडरस्टैंड करना होगा। अभी तो क्योंकि मैं ये स्पेसिफिक टाइप पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें पता लग गया कि नॉन वॉलेटाइल वाला केस चल रहा है, लेकिन एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि नॉन वॉलेटाइल वाला क्वेश्चन है या वॉलेटाइल वाला। तो ये सब चीज़ें तुम्हें इस तरीके से पहचाननी होगी, इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैसे देखोगे। ठीक है, तो ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया जो तीन कॉमन, बहुत कॉमन है। ठीक है, या नहीं होगा तो लिख के देगा नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो ये ग्लूकोज नॉन वॉलेटाइल है, इसका जो वेट है वो हमें कैलकुलेट करना है, एंड जो इसका मॉलिकुलर वेट है वो हमें गिवन दे रखा है 180 ग्राम। ठीक है, अगर गिवन नहीं दे रखा हो तो मॉलिकुलर फार्मूला तो याद रहता ही, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उससे क्या, अगर नहीं है तो मॉलिकुलर वेट कई बार डायरेक्ट गिवन भी दिया होता है। उसी तरीके से सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, और ये कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है, और इसका वेट हमें, ठीक है, बी हम किसको मानते हैं, सॉल्यूट को, तो मैंने बी लिख दिया। अब बार बार सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिख रहा बड़ा, तो ये लिखा, इसका वेट हमें दे रखा 180 ग्राम, तो ये हो गया 180 ग्राम। एंड इसका मॉलिकुलर वेट हमें पता है वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम। अब मैंने बोला जब भी परसेंटेज की बात हो, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा 100 कंसिडर करो, एक्स मानोगे, अननोन मानोगे, ठीक है, कर सकते हो, जिसके मैथमेटिक्स जिसको अच्छा ही लगता है कि नहीं मुझे एक्स मान के ही करना है, उसकी इच्छा है, कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है सिंपल हो, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो और हमें चीज़ें नज़र आए, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ परसेंटेज नज़र आए उसको 100 मान लो। तो मैं मान रहा हूँ कि जो प्योर सॉल्वेंट जो हमारा लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर है, उसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए होगा, और उसको मैंने मान लिया 100। ठीक है, यूनिट 100 यूनिट कुछ भी मान लो, एटीएम टॉर वगैरह कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है हमारा। तो अब वो कह रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है 20%। कब, जब उसमें सॉल्यूट ऐड कर दे रहे, मतलब उस सॉल्यूशन का अब जो वेपर प्रेशर वो कितना हो जाएगा, 20% कम होने से 80%। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीए से, और वो कितना हो जाएगा 80 यूनिट। सही है, अब फॉर्मूला लगा दो, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल्स टू क्या था, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए, और एन बी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ई। ठीक है, और यहाँ पर बस इसकी क्या रख दो, वैल्यूज़ रख दो। तो पी नॉट ए प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 माइनस पी ए की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय पी ए की वैल्यू वापस 80, डब्ल्यू बी ये हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिकुलर वेट 180 गिवन दे रखा है, डब्ल्यू ए 180 ये भी हमें गिवन दे रखा है, और इसका मॉलिकुलर वेट 18। तो इसको ठीक है, अब एक अननोन है, सिंपल है, तो ये 20/80 1/4 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट कर ले सिंपली, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वेट आ जाएगा 450 ग्राम। इसी क्वेश्चन को ठीक है, अगर तुम्हें ये सॉल्व करना है और इसी क्वेश्चन को एक बार जो नॉर्मल RLVP का जो हमें फॉर्मूला है, वैल्यू सारी सब हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, चारों वैल्यू। ठीक है, WA हमें पता है, MB पता है, MA पता है, ठीक है,
पी नॉट ए पता है, पी ए पता है, सब पता है। सेम वैल्यू तुम क्या करना, आर एल वी पी वाले फॉर्मूले में रखना और कैलकुलेट करना। तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा कि उससे सॉल्व करना और इससे सॉल्व करने में दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा जो हमने एक फार्मूला डेराइव करा और उसकी एप्लीकेशन। तो इसे नोट कर ले एक बार जल्दी से। थैंक यू।